गांधीनगर में पीएस संगमा की नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने कई राजनीतिक संकेत देने शुरू कर दिए हैं। क्या आने वाले वक्त में एनडीए का कुनबा और बड़ा होता जाएगा और यूपीए फिर सिमटता चला जाएगा? हमें लगता है एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले कौन से दल किस वक्त और कितने बड़े गठबंधन के तौर पे, कभी एनडीए कभी यूपीए। गठबंधन की तस्वीर के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, 2009 यूपीए और 2014 यूपीए। टीएमसी बाहर जा चुकी है, डीएमके बाहर जा चुकी है, जेएमएम बाहर जा चुकी है। जेएमएम तो है साथ में, लेकिन जेएमएम का जिक्र इसमें नहीं है जो सरकार चल रही है झारखंड में। लेकिन बाकियों की स्थिति में यह है कि ये दो महत्वपूर्ण घटक तमिलनाडु और बंगाल में खिसक गए। स्थिति छोटी सिमट गई। दूसरी स्थिति दिखाते हैं एनडीए की। एनडीए में के साथ जो 7 लोग थे उसमें जनता दल यूनाइटेड ने साथ छोड़ा, और वह भी उस शख्स के नाम पर छोड़ा जो शख्स पीएम पद का उम्मीदवार है। बड़ी बात थी। आरएलडी अजीत सिंह मंत्री बनने के चक्कर में छोड़कर चले गए। मुजफ्फरनगर दंगे या उसके बाद जो हालात थे उसने पश्चिमी महाराष्ट्र में अजीत सिंह की सियासत में ही सेंध लगा दी। टीआरएस भी आज की तारीख में साथ नहीं है, चाहे वो उन्होंने तेलंगाना बनाने पर सहमति जताई थी बीजेपी ने बार बार, लेकिन साथ में नहीं है। ये एक स्थिति बताती है कि दोनों सिमटे हैं। लेकिन छोटी पार्टी और बड़ा खेल क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें जरा समझने की कोशिश कीजिए। समाजवादी पार्टी का मतलब मुलायम सिंह यादव, बीएसपी का मतलब मायावती, डीएमके का मतलब करुणानिधि, सीपीआईएम का मतलब तो लेफ्ट फ्रंट है जहां प्रकाश करात कर रहे थे, जेडीयू नीतीश कुमार। इन आंकड़ों को अगर जोड़ते चले जाइए, लेकिन ये आंकड़े पुराने हैं। नई स्थिति में कितने बदलेंगे, छत्रपों का महत्व कितना बचेगा, खत्म हो जाएगा, हर की नज़र इसी बात को लेकर है। और ये पहली बार सवाल उठाए, अगर बीजेपी जिस मिशन के साथ चली वो 272 हो या 300 हो, जो भी कह लीजिए, लेकिन अगर उस मिशन को पाने में कामयाब जनादेश के जरिए हो जाती है तो फिर छत्रपों के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। किसी नाम को भी ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के छत्रप हो, बिहार के छत्रप हो, बंगाल के छत्रप हो, तमिलनाडु में छोटे दलों के साथ पहली बार गठबंधन। छोटे दलों ने पहली बार डीएमके या डीएमके के साथ गठबंधन नहीं करके बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। नवीन पटनायक की स्थिति भी डामाडोल होगी। उत्तराखंड, झारखंड, इन तमाम जगहों पर बीजेपी का वर्चस्व हो सकता है, लहराने लगेगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं और बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, जो मिशन सपने के तौर पर देखा गया जनादेश के बाद, वो सपना पूरा होगा, ये भरोसा अब वोटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों में है जागृत? क्योंकि 3 दिन की बात है सिर्फ। प्रस्तुत जी, आपने बात सही सवाल उठाया। ये भरोसा तो इसलिए भी है कि आप देखें जिस तरह हमारा कैंपेन आगे बढ़ता गया और जन समर्थन मिलते गया, तो उसी तरह हमने घोषणा भी कर दिया कि 300 से ज़्यादा सीटें हमारी आएगी, जो हम 272 के मिशन को लेकर के चले थे। और उसका कारण एक और भी मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ हम ग्राउंड पर गए, जिस कस्बे में गए, गांव में गए, इस बार अजब तरह की लहर थी। लोग, भारत की प्रबुद्ध जनता, देखिए पिछले कुछ चुनावों से क्लियर मैंडेट देने लगी है, मिली जुली सरकार नहीं चाहती है। तो मुझे लगा कि इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत देने के लिए जनता ने भी संकल्प कर रखा है। क्योंकि यूपी में जो हमारा पूर्वांचल का इलाका कमज़ोर था, वहाँ जब मैं घूम रहा था तो गांव-गांव में कैंडिडेट छोड़िए कौन है, नहीं इस बार मोदी जी को चांस देना है, इस बार बीजेपी का सरकार बनवानी है। तो इसलिए हमारा भी मनोबल बढ़ा। और हमारा कैंपेन, आपको बताऊं, सिर्फ रैलियों से नहीं हुआ। हमने कैंपेन फ़ोन के माध्यम से भी किया, मिस्ड कॉल वाले से भी किया। हर जो भी फेसबुक हो, जो भी हथकंडे अपनाने थे चुनाव में, गांव बूथ लेवल तक 3 लाख बूथों तक हमने डायरेक्ट सभाएं की, तो इसका हमें फायदा मिला अंततः। ओके चौरसिया जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी हमारे साथ हैं। संजय सिंह, एक जिक्र निकला, पूर्वांचल में कोई उम्मीदवार नहीं था बीजेपी का, सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। लेकिन संयोग ऐसा है कि आप बनारस से जुड़े हैं और बनारस में तो उम्मीदवार भी वही थे और वही सब कुछ थे। बनारस में क्या होगा संजय? नहीं, बनारस में निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जीत रही है। और जो यहाँ पर परिस्थितियां रही आज दिन भर चुनाव की, हम लोगों ने, चाहे वो रोहनिया हो, सेवापुरी हो, शहर की 3 विधानसभाएं हैं, अलग अलग इलाकों में जो जानकारी ली, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और हर वर्ग का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है। आपको हर बूथ से आम आदमी पार्टी के वोट निकलते हुए दिखेंगे और हम जीतेंगे यहां पर चुनाव। बल्कि कई जगह ऐसी होंगी जहां आपको बीजेपी के वोट बिल्कुल नहीं दिखेंगे, 0 भी आ सकते हैं। तो इसलिए संजय, जो बनारस का चुनाव है संजय बहुत दिलचस्प बना है। इसको हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके, जी
नहीं संजय, डोर टू डोर कैंपेनिंग के सुन तो माध्यम लीजिए, से घर घर जाके। जी जी, चौरसिया जी ने अपनी स्ट्रेटजी की बात की। बनारस को लेकर आपकी स्ट्रेटजी थी या बनारस को लेकर नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार होना ही आपको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को महत्व दे रहा है? स्थिति क्या थी आप लोग के लिए? नहीं देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जहां से चुनाव लड़ते वहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, इस बात का फैसला किया गया था और बनारस से उनके लड़ने की घोषणा थी, तो हम लोग बनारस चुनाव लड़ने के लिए आए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और वो इस बात को लेकर थी कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर और गुजरात के विकास के मॉडल को लेकर कर रहे थे, उसका सच भी लोगों को बनारस के माध्यम से देश तक पहुंचाने की कोशिश की गई। चलिए, अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, अब तो बात आगे, क्योंकि आने वाले वक्त में राजनीति कौन सी दिशा पकड़ेगी इस पर भी अब हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि लगातार और 6:30 बजे से हम एग्जिट पोल भी दिखाने वाले हैं। रामकृपाल जी, दो चीजों का जिक्र हुआ, चौरसिया जी ने जिक्र किया हम लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और कितनी पुख्ता स्ट्रेटजी थी। दूसरी तरफ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बनारस को लेकर उनके भीतर एक भरोसा है। हमारा सवाल आपसे यह है कि आने वाले वक्त में वो कौन सी राजनीति है जो भारतीय वोटरों को आकर्षित करेगी या फिर भारतीय वोटर किस राजनीति को खारिज करेंगे? प्रसून जी देखिए, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ, गरीबी से गरीब को प्यार करने वाले और गरीबी को सह लेने वालों के दिन राजनीति में लद गए हैं, वो चाहे किसी भी दल के हो, जो भी हो। अब तक अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा तबका नेताओं का ऐसा रहा है जो ये मान के चलता है कि गरीब को प्यार करो, लेकिन गरीबी के खिलाफ कोई जिहाद मत करो, गरीबी है तो उसे टॉलरेट करो। ऐसे नेता आपको बहुत सारी पार्टियों में मिलेंगे। वो समझते थे कि जब तक ये स्थिति है तब तक वोट बैंक बना रहेगा। आज का जो यूथ है उसको इस बात को चाहिए कि गरीब से प्यार जरूर करें, लेकिन गरीबी से नफरत करने वाला बंदा हो और एजेंडे के साथ आए। दिक्कत ये है कि आप देख लें अक्रॉस द पार्टी लाइन, और जो ये बात हो रही थी अभी बीजेपी के नेता ने कहा कि हमने रणनीति बनाई थी, ये मैं एक बात आपको कह दूं कि इस इलेक्शन में मुद्दे भी जनता ने बनाए और रणनीति भी जनता की रही है। किसी पार्टी के भाषण देने से कोई वोट बैंक इधर से उधर हो जाएगा, ये 25 साल पहले की राजनीति हुआ करती थी। आज की राजनीति में भाषण देने से यूथ जो है वो किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे देगा। आज का वोटर दल बदलू नहीं है, आज का वोटर बहुत ही सुलझा हुआ है, फैसले करता है। आप भाषण दे करके अच्छा लगे या उसको बुरा लगे, फैसले वो बहुत पहले सोच चुका था, कर चुका था। इसलिए रणनीति, जब आपको माहौल आपके अनुरूप लग रहा है तो आप रणनीति न भी बनाएं। तो भी जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि मोदी जी बनारस में नहीं गए, बड़ौदा में नहीं गए, तो एक आत्मविश्वास की बात थी, माहौल ऐसा था। लगभग 54% वोट पड़ चुके हैं 5 बजे तक बनारस में। 6 बजे तक वोटिंग और 5 बजे तक वोटिंग में जो स्थिति निकल कर आ रही है उसमें 54% वोट बनारस में पड़ चुके हैं। पिछली बार तकरीबन 45% वोट पड़े थे। इसका मतलब बहुत साफ है। हम दरअसल बनारस के कुछ अलग अलग दृश्य भी पीछे दिखाते चल रहे हैं, उसकी वजह हम बता देते हैं क्यों दिखा रहे थे। लेकिन ये देख लीजिए 54.80 यानी लगभग 55% वोट तो 5 बजे तक पड़ चुके हैं। और ये स्थिति बता रही है कि मतदान का रिकॉर्ड टूट रहा है और आखिरी जो आती है स्थिति वो कितनी तक आएगी ये अब देखेंगे। जो फाइनल बताया जाएगा कि कितना परसेंटेज वोटिंग हुई है। चौरसिया जी, इतनी बड़ी तादाद में वोटरों का निकलना बनारस में वजह नरेंद्र मोदी हैं या फिर एक नए तरीके की जागरूकता है और परिवर्तन की सोच है? चौरसिया जी, देखिए ये बात तो सही है जो रामकृपाल जी बोले, उसमें एक लाइन में जोड़ दूँ। रामकृपाल जी ये बात सही है, इस बार का चुनाव तो बिल्कुल जनता लड़ रही है और पहले लड़ती थी, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि हम हर वोटर तक पहुँचे। हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हमें वोट भी दे रहा है तो उसको हम टच करें, वहाँ तक हम जाएँ। प्रचार तो हम करेंगे लोकसभा चुनाव में, ठीक है, हमारे पक्ष में माहौल था, लेकिन माहौल कोई एक दिन में नहीं बना है, 2 साल पहले से ही दिख रहा है। अब प्रसून जी जो आप कहे वोटिंग, ये देख लीजिए इस बार एक बड़ी बात देखने को हो रही है कि 10 से 15% वोटिंग सब जगह ज़्यादा हो रही है। एक तो इस सरकार के खिलाफ, प्रेजेंट यूपीए सरकार के खिलाफ गुस्सा, और दूसरा युवाओं को ये ललक है जो 10% युवा जुड़े हो वोटर के रूप में कि हाँ नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी है, एक प्रणाली की छवि बनी है, विकास पुरुष की छवि बनी है और एक
ताकतवर और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की छवि बनी है, तो उसका भी एक फायदा हमें मिल रहा है। और ये परसेंटेज ऑफ वोट जो युवा कर रहा है, ये मैं आपको मान लीजिए कि युवा का वोट जितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। क्योंकि उनको ये उम्मीद जगी है कि यूपी और बिहार में भी अगर ये व्यक्ति पीएम बनता है तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, काम होगा, विकास होगा, बनारस का विकास होगा, हमें सूरत और ये अहमदाबाद या मुंबई काम करने नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक जो उनमें नरेंद्र मोदी से जो अपेक्षाएं ये भी ज्यादा है। लेकिन सही बात आप मानकर चल रहे हैं कि ये सारे वोट आपके पक्ष में होंगे, लेकिन संजय सिंह, वजह क्या रही इतनी बड़ी तादाद में वोट का परसेंटेज बढ़ने की? आपको क्या लगता है? देखिए पिछले कुछ चुनावों में अगर आप देखें, जो विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, उसमें भी परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ी थी। तो इसका दो कारण है। एक तो मतदाताओं में जागरूकता बहुत तेजी के साथ आ रही है और अपना वो वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। इसमें चुनाव आयोग की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जिला प्रशासन के लोगों की भी भूमिका होती है। और साथ ही साथ बनारस का अगर हम जिक्र करें तो बनारस में हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग पे बहुत जोर दिया था। एक एक घर में 3-3 बार हमारे कार्यकर्ताओं ने दस्तक दी, वहां पे अपने पर्चे पहुंचाए, हमारी नीतियां क्या है, किस प्रकार से हम अपने कार्यक्रम को लागू करना चाहते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पहुंचाई। और मतदाताओं से सीधा संवाद, सीधा संपर्क आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने बूथ लेवल पे किया, जिसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मतदाता इतनी बड़ी संख्या में बाहर आए हैं। राजनीति बड़ी गतिशील होती है। नहीं, हम आ रहे हैं एक मिनट। अंजना, एक छोटा सा कमेंट आपसे जरूर चाहेंगे, क्योंकि अब गंगा के किनारे हैं। क्या घाट पे चर्चा होती थी, पप्पू चाय की दुकान पे चर्चा होती थी, बीएचयू में चर्चा होती थी, वोटिंग खत्म हुई तो चर्चा रुक गई, या चर्चा और तेज होगी? चर्चा और तेज होगी, क्योंकि अभी से जब तक नतीजे नहीं आते हैं प्रसून, अभी भी जब मैं नीचे घाट के पास बिल्कुल नाव के पास लोगों से बैठकर बात कर रही थी, तो और भी अब तो मतलब फैसला भी यही हो रहा है और यहीं पर किसी को पीएम, किसी को कुछ और बनाकर छोड़ने की बात की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर राजनीतिक रूप से कितनी सशक्त राय रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात है, जैसा कि आपने कहा, जो चर्चाएं होती थी उसमें जो मुख्य मुद्दे थे और राजनीति जाती हुई दिख रही थी, भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है प्रसून जो इन चुनावों में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और जनता द्वारा वो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, विकास। एक एक अलग अलग मॉडल का जिक्र भी लोगों ने किया, खैर उस पर तो अलग से बात करनी होगी, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा था जो सबको एक सूत में बांध रहा था। प्रसून, हम बनारस के लगातार रंग दिखला रहे हैं इस स्क्रीन पर, जो दर्शक देख रहे हैं, इसमें बनारस के वो सारे रंग हैं, चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो जो शक्तिपीठ के तौर पर जाना जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बार बार चौरसिया जी, बोल दीजिए, फिर हम ब्रेक लेंगे। चाह रहा था जो वोटिंग परसेंटेज की बात आप संजय जी बढ़ने की कहे ना, जो तर्क दिए, आप देखिए पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। यूपी का ही सिर्फ बात कर लें तो मुलायम सिंह जी यादव को कोई भी 130-140 से ज़्यादा नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों ने तय किया परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा के कि जब ये सबसे आगे हैं तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार दे, 5 साल बाद तो फिर हमको मौका मिलेगा ही। वही हाल यूपीए के खिलाफ जो गुस्सा है और उनके रिप्लेसमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी एक खड़ी है और अकेला प्रधानमंत्री के कहीं नरेंद्र भाई मोदी है। तो बनारस की जब बात करेंगे तो बनारस के लोगों को स्वाभाविक है, ज़्यादा लालसा है कि पहली बार वो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, अभी तक तो एमपी चुनते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का। पश्चिम बंगाल में आज झड़प भी हुई सीपीएम और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन लगातार हमारी रिपोर्टर बताती रही कि किस तरीके से मोदी के नाम की गूंज हवा में जरूर है। सीपीएम के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फुआद हालिम साहब। हालिम साहब, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली कि वहां पर नगर निगम के जो चुनाव परिणाम आए हैं उस पर कब्जा किया है बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू ने। ये कोई नए राजनीतिक संकेत हैं? ये कहाँ के नगर निगम के बता रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल से ही आए हैं। जो किस इलाके के? नहीं, चंद्रबाबू नायडू साहब तो यहाँ तो कोई नहीं, आपको शायद ये पश्चिम बंगाल के साथ तो ये कोई ताल्लुक नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई हमारा यहाँ कोई नगर निगम चुनाव नहीं हुई है। तो पश्चिम बंगाल में एक बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी की गूंज जो चुनाव में हो रही थी, क्या आपको लगता है कि वैचारिक स्तर पे पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, या लगता है जी नहीं ये राजनीतिक माहौल था? क्या वजह क्या थी इसकी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रचार था, वो प्रचार के पीछे उन्होंने काफ़ी पैसा ढाले थे और इसके लिए ये जो चर्चा जो है, ये चर्चा
न्यूज़ चैनलों में और आपके अखबारों में उनका जो विज्ञापन के द्वारा उन्होंने उठाने की कोशिश की, और वो देश के प्रधानमंत्री होना चाहते थे। उनका रणनीति यही थी कि वो इस प्रचार के हवा में देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये उनकी कोशिश थी। तो ये आपने एक मिनट भाई साहब, हम हालिम साहब एक चीज़ हम बताएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आप उठा रहे हैं कि जो प्रचार था, प्रसार था, चकाचौंध थी, सब कुछ था, तो 6:30 बज गए हैं और अब एग्जिट पोल हम शुरू कर रहे हैं। चर्चा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। सबसे पहले दिल्ली की बात, इसलिए क्योंकि दिल्ली ही आने के लिए हर कोई मचल रहा है। कभी लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए कोई देखना चाहता है, कभी संसद के भीतर 272 के साथ मजबूत सरकार के रूप में बात लगातार हो रही है। लेकिन दिल्ली में है सिर्फ 7 सीट। लेकिन कहते हैं दिल्ली का राजनीतिक मिजाज, राजनीतिक जनादेश सारी कहानी खुद ब खुद समूचे देश की अक्सर कह देता है। तो आइए जरा दिल्ली के इन 7 सीटों को लेकर पहले हम आपको दिखलाते हैं कितने फीसदी वोट हैं, किस रूप में हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा बीजेपी का मतलब है 42% वोट, मतले का मतलब है पिछली बार की तुलना में 7% का इजाफा। ये एक बड़ी छलांग है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, 31% वोट दूसरे नंबर पर। और वो कांग्रेस पार्टी जो नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी तक की परिस्थिति में दिल्ली में सूंघते आई, समझते आई, लुटियंस की दिल्ली तक में क्या हार मिलेगी या जीत मिलेगी, यह परखेंगे, क्योंकि कांग्रेस के वोट में 36% की कमी है और वो 21 पर आकर टिक गई है। अन्य इसलिए मायने नहीं रखता है क्योंकि ये 6% है, -2 हो गया पिछली बार की तुलना। पिछली बार भी कोई नहीं जीता था, इस बार भी स्थिति का मोवेश 6% में होती नहीं है। इस स्थिति को अगर सीटों में बदल दिया जाए तो एग्जिट पोल का रुख क्या कहता है, ये देखिए। 2009 में 7 सीट राहुल गांधी नतमस्तक, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्योंकि 2014 में एक भी सीट पर जीत राहुल गांधी को नहीं। ये जार रोना नहीं है, ये एक त्रासदी है, राजनीतिक पॉलिटिकल त्रासदी है। तो राहुल गांधी ने एक वक्त कहा था कि आम आदमी पार्टी से सीखेंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार भरी, सब कुछ हाथ से निकलता चला गया। और आज की तारीख में ये देखिए, ये है खुशी। नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि दरअसल अगर दिल्ली की 7 सीट जीत ली तो स्थिति बिल्कुल उनके अनुकूल है, लेकिन ये 5 से 7 के बीच में, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत अगर ये स्थिति जनादेश में आती है। एग्जिट पोल 5 से 7 सीट दिखा रहा है, यानी हो सकता है 7 सीट भी जीत जाएं, लेकिन 5 जरूर जीतेंगे, ये इसके भी संकेत है। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है कि वो 2 सीट कौन ले जाएगा। 0 से 2 अरविंद केजरीवाल। मौसम बदल गया लेकिन खांसी नहीं गई। 2 सीट पर स्थिति उनकी टिक रही है और ये मौजूदगी बतलाती है कि जो सपना संजोया था दिल्ली में सत्ता आने के लिए, छलांग मार दी दिल्ली में विधानसभा छोड़कर लोकसभा की तरफ, ये अच्छे स्थिति नहीं रही। और ख़ास तौर से जो चेहरे थे, उन चेहरों में से कोई चेहरा चुनाव मैदान में नहीं आया। कुछ नए चेहरे जरूर आ गए, लेकिन अगर 0 और 2 की स्थिति के बीच में अटके हुए हैं तो ये राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी हार है। हर्षवर्धन जी, पहला सवाल आप ही से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब लोकसभा के चुनाव के लिए चांदनी चौक से लड़ रहे हैं। साख तो दांव पर आपकी भी, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप 5 से 7 सीट जीत सकते हैं, ये उम्मीद की लकीर है आपके साथ या भरोसा है कि नहीं 7? देखिए प्रसून जी, मैंने जो दिल्ली में कैंपेन किया, लोगों की भावनाओं को एसेस किया, और जब कैंपेन ख़त्म हो गया, 10 तारीख को चुनाव हो गया, उस दिन से लेकर और आज तक लगातार मैंने यही कहा है कि मेरे को व्यक्तिगत तौर पर इस बात का पूरा विश्वास है कि हम 7 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। अब आपका एग्जिट पोल जो है वो 5 से 7 दिखा रहा है या जितनी भी दिखा रहा है, अब ज़्यादा इसमें कोई मुझे लगता है कि परेशान होने की बात नहीं है। 16 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, जो वास्तविक स्थिति होगी वो हम सबके सामने आ जाएगी। एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल भी नहीं होता है, लेकिन मेरे को व्यक्तिगत तौर पर विश्वास है कि दिल्ली में हमें 100% सफलता प्राप्त होगी। हर्षवर्धन जी, आपके दिल में क्या है? दोबारा दिल्ली में लौट आएं,
या संसद के भीतर चले जाएं? दिल में क्या, पार्टी की बात मत कीजिएगा, आज दिल की बात कहिए। देखिए प्रसून जी, ऐसा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो अपने दिल से कोई काम नहीं करते हैं, वो पार्टी के अनुशासन के हिसाब से चलते हैं, पहली बात तो ये है। इसलिए दिल बीच में नहीं आता जब हम पार्टी के लिए, पार्टी के विचार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। मेरे लिए तो जब मुझे पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने उस निर्णय को स्वीकार किया। शायद देश में ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने 4 महीने में 2 चुनाव लड़े होंगे। अब अगर मुझे कल को पार्टी तीसरा भी चुनाव लड़ने के लिए कभी कहेगी तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी कहेगी संसद में ही काम करना है तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह जी, दिल्ली की गद्दी छोड़कर लोकसभा के मैदान में कूदना, यह फैसला सही रहा आपको लगता है? क्योंकि एग्जिट पोल आपको 0 से 2 सीट तक दे रहा है। संजय सिंह जी। प्रसून जी, मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि एग्जिट पोल आपने इसी आज तक चैनल पर ही हम लोगों ने देखा था विधानसभा चुनाव के ठीक बाद, जिसमें आपने 6 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। और संजय सिंह जी, 1 मिनट आपको हम रोक रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास समूचे देश के परिणाम आ गए हैं। दिल की धड़कन हर किसी की, ये देखिए, ये है स्थिति जिसमें एनडीए 261 से 283, मतलब बहुत साफ है, बहुमत मिल जाएगा। और बहुमत अगर मिलेगा तो ऐसे में 283 तक का 200 मिशन, 272 का मिशन बीजेपी के लिए था, लेकिन एनडीए के साथ 261 से 283 ये पूरे देश का है। पूरे देश का मतलब ये है कि इसमें यूपी भी शामिल है, इसमें बिहार भी शामिल है और इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां पर अब से चंद मिनटों पहले वोटिंग खत्म हुई है। लेकिन थर्ड फ्रंट कहिए, फोर्थ फ्रंट कहिए, अन्य कह दीजिए, उसके हिस्से में 150 से 162 सीट। कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन यूपीए के साथ मिलकर वो 3 डिजिट में है। लेकिन इसको सिलसिला हम बीच बीच में दिखाएंगे आपको कि कांग्रेस अपने बूते क्या 2 डिजिट में ही सिमट गई है, वो 3 डिजिट तक भी नहीं आ पाई है। अगर ये एग्जिट पोल है, ये जहन में हर कोई रखे, और इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो पोल ने मिलकर इसको किया है। और ये एक हर्षोल्लास की स्थिति नरेंद्र मोदी के लिए हो सकती है, क्योंकि जिस मिशन को लेकर वो चले थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि मिशन 272 की सोच खुद उनकी अपनी सोच थी कि कैसे इस दिशा में हमें बढ़ा जाए और उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश लगातार की जाए। रामकृपाल जी, पहला कमेंट आपका। एनडीए 261 से 283। प्रसून जी, एक्सपेक्टेड लाइन पे है। और हालांकि मैं, जैसा आप भी कह रहे हैं, मैं भी ये मान रहा हूँ कि एग्जिट पोल, पिछले 2 चुनावों के जो एग्जिट पोल रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस रहा है एक्चुअल चुनाव में। लेकिन जो संकेत है, मूलतः संकेत इस बात का है कि एनडीए सबसे करीब अगर सत्ता के कोई पार्टी रहेगी तो, या कोई गठबंधन है तो वो एनडीए ही है। न कांग्रेस है, न यूपीए है, न कोई थर्ड फ्रंट है। तो ये तो तय है, एग्जैक्ट सीटें कितनी आती नहीं आती हैं, लेकिन ये करीब करीब अब ये हो रहा है कि 250 240 के आसपास, इससे नीचे एनडीए नहीं जाएगा। और ये संख्या एक ऐसी है, जो मैं बात आपसे कह रहा था, कि मोदी को किसी बड़े दल के यहाँ जा करके घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे कि आप आइए और समर्थन दीजिए। इस फिगर से ये लग रहा है, इसलिए उन्होंने हर किसी को निशाने पर लिया। चौरसिया जी, हम तुरंत बताइए, जो हम दिखा रहे हैं 261 से 283 बीजेपी, एनडीए यानी बीजेपी प्लस, बिल्कुल ये आप वजह जो दिखा रहे हैं। हमने भी बोला था 272 और बाद में हमें समर्थन मिला तो 300 तक किया था, तो हमारा भी एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है। और जो आप बता रहे थे, जहाँ तक समर्थन की बात, हमें मेजॉरिटी मिलने के बाद भी और पार्टियां समर्थन करती है, तो देश में ज़्यादा पार्टियां समर्थन करें, लोकतंत्र में और खूबसूरती आती है और मजबूत होगा। इसीलिए ये जो हमारा जो गेस था और आप जो दिखा रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस हमें नहीं नज़र आ रहा है। 272 और 300 के आसपास हम भी बोल रहे थे कि 300 प्लस सीटें अब हम जीत सकते हैं। हर्षवर्धन जी, ये वजह नरेंद्र मोदी का चमत्कृत व्यक्तित्व रहा, ये वजह कैंपेनिंग रही, ये वजह स्ट्रेटजी रही, ये वजह बीजेपी का नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होना रहा, ये वजह आरएसएस का खुले तौर पर नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होकर देश भर में स्वयंसेवकों को निकालकर बूथ तक वोटरों को लाने का जिम्मा देना रहा। प्रसून जी, आपने जितने संभावित कारण बताए हैं
मैं समझता हूँ ये सारे संभावित कारण तो इसको कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, इस नतीजे को जो संभावित है अभी आपके एग्जिट पोल के अंदर जो कुछ होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भारत के इतिहास में, आप भी शायद क्योंकि आप बहुत बड़े चुनावी विश्लेषक हैं, ये शायद ऐसा पहला चुनाव मेरी समझ में है जिसमें एक ही चुनाव में किसी एक जाने वाली सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या घृणा का भाव और एक आने वाली सरकार के लिए बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक और उसके लीडर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सारे देश में स्वाभाविक रूप से पैदा हुई थी। यानी एक ही चुनाव में दोनों चीज़ें एक साथ शायद किसी चुनाव में आज तक भारत की हिस्ट्री में नहीं हुई। और इसलिए मेरा अभी भी ये कहना है कि शायद ये जो रिजल्ट्स जो अभी हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएँ, इसमें अनप्रेसिडेंटेड होंगे। और किसी भी प्रकार से मुझे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के संदर्भ में कोई संदेह नहीं नज़र आता। जितने आपने फैक्टर्स बताए हैं उन सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और जनता ने असाधारण तरीके से नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को, उनके साथियों को आशीर्वाद दिया है। मैंने इसको सारे देश भर में देखा है कि लोग किस प्रकार से अपने घरों से बाहर निकल कर नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए बेचैन नजर आते थे। ये इस चुनाव की बड़ी विशेषता रही है। सीपीएम नेता फुआद हालिम साहब, हमने जहां से आपको बात छोड़ी थी और आपने एक जिक्र किया था कि इस बार बहुत विज्ञापन, बहुत चकाचौंध, बहुत पैसा, सब चीजों का जिक्र आप करना चाहते हैं, क्या जनादेश इन सारी स्थितियों से तय हो सकता है इस देश में, आपको लगता है? नहीं, यकीनन नहीं। जनादेश तो इन मुद्दों, इन विषयों पर नहीं तय होती है। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आपके चैनल में बोल रहे हैं, वो लोग अभी भी उसी हवा पर है। आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी वगैरह ये सब, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लोग मुद्दे के नाम नहीं ले रहे हैं। वो कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं तो मोदी का नाम लेकर अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस के कमजोरियों को सामने नहीं लाना चाहते। और वो इस चुनाव में जो प्रवेश किए हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है? एक बार तो आप लोग ज्योति बसु के दौर भी हमें याद आ रहा है, सीपीएम का जिक्र नहीं होता था, ज्योति बसु का जिक्र होता। जी, नहीं, ज्योति बसु साहब ने प्रधानमंत्री पद को त्याग किया था, उन्हें मौका मिला था प्रधानमंत्री बनने का, उन्होंने वो पद को त्याग किया। हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा गया था उसके बाद पार्टी का जो यकीनन, लेकिन उन्होंने पार्टी का जो निर्देश है उसका पालन किया था, पालन करके उनका जो विश्लेषण है वो उन्होंने सामने रखा था। लेकिन जब मामला आया वो स्वीकार किए कि पार्टी का जो निर्देश है उस पर हमको अमल करना है, उस पर हमको चलना है। अब यहाँ जो सवाल आता है इस चुनाव में कि अभी भी चुनाव हो गए, करीब 81 करोड़ निवासी जो हमारे देश के हैं उन्हें मौका मिला है इस चुनाव में भागीदारी का। तकरीबन दिल्ली और देश दोनों की स्थिति बता रही है कि बीजेपी के अनुकूल है। संजय सिंह जी, हर किसी के ये जहन में बार बार सवाल आया कि जैसे ही केजरीवाल के निशाने पर नरेंद्र मोदी आए, वैसे ही नरेंद्र मोदी को फायदा होने लगा, क्योंकि ना मनमोहन सिंह थे, ना कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, ना घोटालों का जिक्र हो रहा था। और शिफ्ट जो आया इसने नरेंद्र मोदी को लाभ भी पहुंचाया और बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थिति बनने लगी। ये सही है, आपको लगता है? प्रसून जी, मैं उस समय अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहली बात तो ये कि जो आपने दिल्ली के बारे में जो एग्जिट पोल का नतीजा दिखाया है, आपके चैनल ने ही 8 सीटें हमको विधानसभा में दिखाई थी और जब नतीजे आए तो बिल्कुल गलत साबित हुआ वो एग्जिट पोल और दिल्ली में हमारी 28 सीटें आई। अभी एग्जिट पोल का जो आपका नतीजा है, मैं फिर कहना चाहता हूं, आप 16 तारीख के परिणाम का इंतजार कीजिए। दिल्ली में 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। हम पंजाब में अच्छी सीटें जीत के आएंगे, कई राज्यों से हमारी सीटें आएंगी जो अप्रत्याशित होंगी और सबको आश्चर्यचकित करने वाली होंगी। जहां तक आपने सवाल किया यूपीए का, यूपीए से घोर निराशा थी और यूपीए के खिलाफ सबसे ज्यादा सड़क पे आंदोलन अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा आंदोलन था वो यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार को ही हमने पूरे देश की जनता के बीच में उजागर किया। निश्चित रूप से एनडीए से और भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद लोगों में जगी थी, नरेंद्र मोदी से उम्मीद जगी थी, लेकिन जब आप कांग्रेस के उन्हीं पुराने चेहरों को टिकट देते हैं, जब आप ऐसे लोगों से गठबंधन करते हैं जो माफियाओं को टिकट देते हैं, जब आप उसी
तरह की परंपरागत राजनीति, धनबल और बाहुबल की राजनीति को स्वीकार करते हैं और पूंजीपतियों का हजारों करोड़ रुपए लगाकर जिस प्रकार से आपने चुनाव विज्ञापन और टीवी माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने चुनाव को उठाने की कोशिश की, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं इस देश की जनता इस बात को समझ रही है और 16 तारीख को जब नतीजा आएगा तो इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर के नारे की तरह इस बार भी एनडीए को घोर निराशा हाथ लगेगी। यूपीए यही तो मजा है संजय जी, जनादेश के परिणाम आने का सबसे बड़ा मजा